हेलो। सोचो एक ऐसी जगह जहां बच्चों की हंसी के पीछे छुप हो एक डार्क सीक्रेट, जहां टॉयज सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि शिकार करने के लिए जिंदा होते हैं। ये कहानी है फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 की, जहां पास्ट सिर्फ याद नहीं होता बल्कि वापस आकर तुम्हें डिस्ट्रॉय करता है। एक छोटी सी लड़की, एक ब्रोकन फैमिली और कुछ ऐसे एनिमेट्रॉनिक्स जो सिर्फ मशीन्स नहीं बल्कि बदले की आग में जलती हुई रूहें हैं। आज की स्टोरी में हर ट्विस्ट तुम्हें शॉक करेगा और एंड तक तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि असल मॉन्स्टर कौन है, मशीन या इंसान। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ हॉरर नहीं, एक नाइटमेयर है जो कभी खत्म नहीं होता। 1982 की एक शाम, फ्रेडीज पिज़्ज़ारिया के अंदर बच्चों की हंसी और एक्साइटमेंट का माहौल है। लाइट्स चमक रही हैं, म्यूजिक चल रहा है, लेकिन इस खुशी के बीच एक छोटी सी लड़की शार्लेट अकेली बैठी स्टेज को घूर रही होती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद है। वो ट्रैप डोर के खुलने का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो सबसे पहले एनिमेट्रॉनिक्स को देखना चाहती है। तभी एक ब्लॉन्ड गर्ल उसके पास आकर उसे अपनी टेबल पर इनवाइट करती है, लेकिन शार्लेट धीरे से मना कर देती है। वो कहती है कि दूसरी लड़कियां उसे पसंद नहीं करती, उसका कोई दोस्त नहीं, सिर्फ ये एनिमेट्रॉनिक्स ही उसके फ्रेंड्स हैं और वो सिर्फ उन पर ही ट्रस्ट करती है। लेकिन वो गर्ल हार नहीं मानती और आखिरकार शार्लेट को मना लेती है कि वो उनके साथ बैठ जाए। शार्लेट उनके साथ बैठती है, सब नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी नज़र एक हॉरिफाइंग सीन पर पड़ती है। एक एनिमेट्रॉनिक एक छोटे लड़के को क्वाइटली किडनैप कर रहा होता है। शार्लेट का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत उठकर अडल्ट्स को बताने के लिए भागती है, लेकिन कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो अकेली ही वहां वापस जाती है। अंदर जाकर वो सच देख लेती है। वो एनिमेट्रॉनिक असल में कोई मशीन नहीं बल्कि विलियम है। उसके आसपास कुछ बच्चे बेहोश पड़े होते हैं। शार्लेट तुरंत एक काउंटर के पीछे छुप जाती है, सांस रोककर डर के साए में। वो हिम्मत करती है, एक लड़के को उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश करती है, क्वाइटली, बिना आवाज के। लेकिन विलियम ने उसे देख लिया होता है। उसके हाथ में एक नाइफ है और वो धीरे धीरे शार्लेट के पीछे चलना शुरू करता है। शार्लेट पूरी ताकत लगाकर लड़के को उठाए रखती है, स्ट्रगल करती है और किसी तरह स्टेज तक पहुंच जाती है। और फिर वो जोर से चीखती है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। शार्लेट स्टेज पर गिर जाती है। उसकी बैक पर मल्टीपल स्टैब वुंड्स होते हैं और वो वहीं पर सबके सामने दम तोड़ देती है। अचानक स्टेज का ट्रैप डोर खुलता है और उसका बॉडी नीचे गिर जाता है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो बॉडी वापस ऊपर आता है। इस बार एक एनिमेट्रॉनिक मैरियोनेट उसकी डेड बॉडी को होल्ड किए होता है, जैसे कि वो उसे अपना बना चुका हो। अथॉरिटीज इस पूरे इंसिडेंट को एक सिंपल एक्सीडेंट डिक्लेयर कर देती हैं कि शार्लेट रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चली गई थी। केस जल्दी से क्लोज कर दिया जाता है और सच को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। अचानक वेनेसा नींद से उठती है। ये सब एक नाइटमेयर था, लेकिन ये सिर्फ एक ड्रीम नहीं, एक याद है जो उसे बार बार हॉन्ट करती है। माइक उसे कॉल करता है और पूछता है क्या वो अभी भी वही नाइटमेयर्स देख रही है। वेनेसा हल्की सी आवाज में कहती है, हाँ, लेकिन मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी एबी वहाँ आ जाती है और चुपकर उनकी बात सुन लेती है। माइक पूछता है कि क्या वो अभी भी डिनर के लिए मिल रहे हैं। वेनेसा यस कहती है। कॉल खत्म होती है और एबी सीधा सवाल करती है, क्या तुमने उसे किस किया। माइक ऑकवर्ड हो जाता है, कहता है नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। एबी सीधा जवाब देती है, फ्रेंड्स डेट पर नहीं जाते। माइक डिफेंड करता है, ये डेट नहीं है। एबी स्कूल के लिए निकलती है और तभी माइक का दोस्त जेरेमाया आता है उसकी हेल्प करने के लिए घर पेंट करने में। जेरेमाया याद दिलाता है कि जो कुछ हुआ था उसके बाद माइक की आंट अपना मेंटल बैलेंस खो बैठी और असाइलम चली गई। लेकिन माइक कहता है, मैं पास्ट को पीछे छोड़ना चाहता हूँ और एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहता हूँ। दूसरी तरफ एबी स्कूल में सबको ये हॉरर स्टोरी सुना रही होती है, जैसे कोई अर्बन लेजेंड हो। वो बताती है कि विलियम का एंड भी हॉरिबल था, जब उस सूट के अंदर के कंट्रैप्शंस ने उसे क्रश कर दिया। एक फ्रेंड पूछता है, क्या तुम कभी फ्रेडीज वापस जाओगी। एबी कहती है, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स वहाँ नहीं हैं और माइक कभी अलाउ नहीं करेगा। क्लासरूम का सीन, मिस्टर बर्ड बच्चों को समझा रहा होता है कि एनिमेट्रॉनिक्स की कहानियां सिर्फ रूमर्स है, एक छूट, और कहता है कि इस वीकेंड साइंस फेयर है और हर स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना होगा वरना फेल। एबी अपना प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार फेल होती है। मिस्टर बर्ड उसे इंसल्ट करता है कि उसमें कोई स्किल नहीं है और वो ऑप्ट आउट कर सकती है। उसके फ्रेंड्स उसे टीज करते हैं कि वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स को ही चेक कर ले, शायद उन्हें ही फिक्स कर दे। शाम का वक्त, माइक तैयार हो रहा होता है
और एबी से हेल्प मांगता है टाई बांधने में। वो उसे कुछ पिज्जा मनी देता है और कहता है घर पर ही रहना। एबी पूछती है क्या मैं कैफेटेरिया जा सकती हूँ अपने फ्रेंड से मिलने। माइक का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो कहता है वो सब ब्रोकन है, एक दिन मैं उन्हें फिक्स कर दूंगा, लेकिन तब तक तुम वहाँ कभी नहीं जाओगी। एबी टीवी ऑन करती है और एक हॉरर पॉडकास्ट देखने लगती है जो लीसा होस्ट कर रही होती है। दूसरी तरफ माइक रेस्टोरेंट पहुंचता है। कुछ देर बाद वेनेसा भी आ जाती है। माइक उसे पूछता है तुम कैसे हैंडल कर रही हो सब कुछ। वेनेसा हल्की सी स्माइल के साथ कहती है मैंने कुछ न्यू एक्टिविटी स्टार्ट की हैं और कुछ नए फ्रेंड्स भी बनाए हैं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही डर छुपा होता है, जैसे पास्ट अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी शुरू होने वाला है। माइक थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा होता है। वो वनेसा से कहता है कि एबी अभी भी अपने फ्रेंड्स के ऑब्सेशन में फंसी हुई है। वनेसा सीरियस टोन में उसे समझाती है कि उसे एबी से झूठ नहीं बोलना चाहिए कि वो रोबोट्स को ठीक कर देगा, क्योंकि एंड में ये झूठ उसका दिल तोड़ देगा। फिर वो धीरे से एडमिट करती है कि उसे अभी भी वही नाइटमेयर्स आ रहे हैं। माइक उसे सजेस्ट करता है तुम्हें अपने ड्रीम्स के डीमंस का सामना करना होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने किया था। माइक घर वापस आता है, एबी को ढूंढता है, लेकिन घर बिल्कुल खाली होता है। उसका दिल एकदम से घबरा जाता है। फिर उसे एक नोट मिलता है, मैं पिज्जा हट वापस जा रही हूँ। कट टू फ्रेडीज पिज्जरिया। एबी वहाँ अकेली बैठी होती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स कहीं नजर नहीं आ रहे। माइक जल्दी से वहाँ पहुँचता है। एबी सीधा पूछती है मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं? माइक रुक जाता है और कहता है एक्सप्लोजन के बाद कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ये सच नहीं होता, वो सिर्फ उसका दिल बचाने के लिए झूठ बोल रहा होता है। फिर वो सॉफ्टली कहता है चलो कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो तुम याद के लिए रख सको। तभी एबी की नज़र एक पुरानी चीज पर पड़ती है, एक पास स्टॉकर। वो खुश होकर कहती है मैं ये रखूंगी। वहां से निकलते वक्त माइक की नज़र एक पुराने फ्रेडी के फ्लायर पर पड़ती है। वो उसे क्वाइटली अपने पास रख लेता है, जैसे कि उसे फील हो रहा हो कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ लीसा अपनी टीम के साथ उसी ओरिजिनल पिज्जरिया की तरफ जा रही होती है जहां 1982 का हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ था। उनका प्लान सिंपल है, एक वायरल हॉरर एपिसोड शूट करना। एलेक्स पूछता है हम अंदर कैसे जाएंगे? लीसा कॉन्फिडेंट होकर कहती है एक सिक्योरिटी गार्ड है माइकल, वो हेल्प करेगा। शूट स्टार्ट होता है, लेकिन अचानक माइकल उनके सामने आ जाता है, बिल्कुल चुपके से, बिना आवाज के। उसका अपीयरेंस इतना क्रीपी होता है कि सब एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अंदर चले जाते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। लीसा की नज़र एक फोटो पर पड़ती है, एक मैरियोनेट की तस्वीर। माइकल एक्सप्लेन करता है कि ये मैरियोनेट वायरलेस सिग्नल्स यूज करता था बाकी एनिमेट्रॉनिक्स को कंट्रोल करने के लिए। लीसा आगे बढ़ती है और 3 एनिमेट्रॉनिक्स को एक जगह खड़ा देखती है, लेकिन फॉक्सी मिसिंग होता है। माइकल कहता है फॉक्सी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हो सकी। अचानक लीसा को दूर से हल्की सी म्यूजिक सुनाई देती है, लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि बाकी कोई भी उसे नहीं सुन पा रहा। माइकल कैजुअली कहता है ये जगह लोगों के दिमाग से गेम्स खेलती है, इग्नोर करो। टीम आगे बढ़ने का फैसला करती है, लेकिन लीसा कहती है मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगी। बेसमेंट में रॉब मोशन डिटेक्टर चेक कर रहा होता है। अचानक कुछ मूवमेंट डिटेक्ट होती है। वो इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन बैलेंस लूज करता है और सीधा एक पानी के गड्ढे में गिर जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स माइकल के साथ होता है। वो एक्साइटेड होकर कहता है ये एपिसोड वायरल होने वाला है। इधर लीसा उस म्यूजिक को फॉलो करती है और एक नए रूम में पहुंचती है। वहाँ एक जायंट गिफ्ट बॉक्स रखा होता है और एक पुराना म्यूजिक बॉक्स बज रहा होता है। वो उसे बंद कर देती है, लेकिन फिर एक और बॉक्स से अजीब आवाज आनी शुरू होती है। बॉक्स धीरे धीरे खुलने लगता है और अचानक मैरियोनेट उसमें से बाहर निकलता है और सीधा लीसा पर अटैक करता है। लीसा की चीख पूरी बिल्डिंग में गूंजती है। एलेक्स ये आवाज सुनता है और माइकल हल्की सी स्कैरी स्माइल के साथ हंसने लगता है, जैसे कि वो सब कुछ ऑलरेडी जानता हो। अचानक एक एनिमेट्रॉनिक एलेक्स को पकड़ लेता है उसकी गर्दन से और उसे वहीं खत्म कर देता है। रॉब जो सुअर में होता है अचानक देखता है कि एक मैरियोनेट नीचे गिरता है और फिर हंड्रेड्स ऑफ मैरियोनेट्स उसे सराउंड कर लेते हैं और उसे नीचे खींचकर हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। माइकल धीरे धीरे उस रूम की तरफ बढ़ता है जहाँ लीसा थी। वो उसे स्ट्रगल करते हुए देखता है, लेकिन आखिरकार लीसा भी हार जाती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, लीसा मरने के बाद एक मैरियोनेट उसे पोजेस कर लेता है और वो माइकल के पीछे भागना शुरू करती है। माइकल किसी तरह अपनी जान बचाता है और वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एबी अपना स्कूल प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर फेल हो जाती है। वो सैड होकर कहती है मुझे अपने फ्रेंड्स की याद आ रही है। वो पास आकर के थ्रू उनसे बात करने की कोशिश करती है। माइक सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता। वनेसा जिम में होती है। अचानक उसे अपने फादर नजर आते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो हैल्यूसिनेट कर रही होती है। डर के मारे वो वहाँ
से भागती है। चेंजिंग रूम में कोई पीछे से आता है। वनेसा तुरंत कर निकाल लेती है, लेकिन वो सिर्फ उसकी फ्रेंड होती है। वनेसा घर वापस आती है, अपने पुराने टॉयज निकालती है और डिसाइड करती है कि वो माइक की बात मानेगी और अपने फियर्स का सामना करेगी। वो सो जाती है और अपनी ड्रीम के अंदर जागती है। वहाँ उसका सामना होता है उसके फादर से, विलियम से। विलियम उसकी तरफ अग्रेसिवली बढ़ता है। वनेसा डर के भागती है। वो कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी, लेकिन विलियम रुकता नहीं। वो कहता है मैंने तुम्हें अपने जैसा मॉन्स्टर बनाया है और तुम वही बनोगी। फिर वो नाइफ निकालता है। वनेसा अपने चाइल्डहुड बेडरूम में छुप जाती है। क्लोसेट के अंदर जाती है, लेकिन वहाँ भी एक एनिमेट्रॉनिक खड़ा होता है, जैसे कि उसके लिए कोई सेफ जगह बची ही नहीं। अचानक विलियम उसे पकड़ लेता है और धीरे से कहता है तुम हमेशा मेरी रहोगी। और यहीं से कहानी और भी डार्क होने वाली है। वनेसा की ड्रीम के अंदर विलियम उसके पीछे भागता है, लेकिन इस बार वनेसा डर कर नहीं रुकती। वो तुरंत अपनी गन निकालती है और सीधा उस पर फायर कर देती है। विलियम गिरते हुए भी एक ही बात रिपीट करता है, तुम हमेशा मेरी रहोगी। और उसी मोमेंट वनेसा नींद से जाग जाती है। सांस तेज, आंखों में डर, लेकिन इस बार उसने पहली बार फाइट बैक किया होता है। रात का वक्त, एबी गहरी नींद में होती है। तभी अचानक पास टॉकर खुद से एक्टिवेट हो जाता है और एक आवाज सुनाई देती है, चिका की। एबी तुरंत उठकर उस आवाज की तरफ दौड़ती है। चिका उसे कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे यहाँ से बचाओ। एबी माइक को देखती है। वो गहरी नींद में होता है और बिना उसे जगाए एबी घर से निकल जाती है। वो चिका की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है और सीधा ओरिजिनल पिज़्ज़ारिया तक पहुंच जाती है। वो अंदर जाकर अपने फ्रेंड्स को पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी अंधेरे में से चिका सामने आती है। एबी खुशी से उसे हक करती है, लेकिन कुछ अलग होता है। चिका का लुक बदल चुका होता है, उसका बिहेवियर भी स्ट्रेंज लगता है, लेकिन एबी इतनी इमोशनल होती है कि वो कुछ क्वेश्चन ही नहीं करती। चिका कहती है मुझे यहाँ से निकलना है, तुम मेरी हेल्प करो। एबी बिना सोचे समझे प्रॉमिस कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वनेसा माइक के घर आती है, लेकिन घर खाली होता है। वो एबी के रूम में जाती है और पास टॉकर देखती है। अचानक एबी पीछे से आती है और वनेसा डर जाती है। एबी कैजुअली कहती है माइक ब्रेकफास्ट लेने गया है। फिर वो एक्साइटेड होकर अपना साइंस प्रोजेक्ट दिखाती है और कहती है फ्रेडी और चिका ने मेरी हेल्प की। वनेसा ये सुनकर शॉक हो जाती है और एबी बताती है कि वो कल रात उनके ओल्ड हाउस गई थी और उन्होंने उसकी हेल्प की। तभी माइक घर वापस आता है। एबी उसे एक ड्राइंग दिखाती है, एक रिवर राइड की जो उसने बनाई होती है। वनेसा माइक को साइड पर ले जाकर कहती है हमें बात करनी होगी। माइक उसे फ्लायर दिखाता है और कहता है कि उसने नंबर डायल किया था, लेकिन वनेसा उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है एबी एनिमेट्रॉनिक से मिलने गई थी। माइक गुस्से में कहता है वो सिर्फ एक बच्ची है, उसकी इमेजिनेशन है, तुम्हें पास्ट को छोड़ना होगा। फिर वो रिवील करता है जो नंबर मैंने कॉल किया वो चार्लेट के फादर ने उठाया, और ये भी कि वनेसा चार्लेट की बेस्ट फ्रेंड थी। माइक हर्ट होता है कि वनेसा ने ये सच उससे छुपाया। दोनों के बीच इंटेंस आर्ग्यूमेंट होता है और वनेसा वहाँ से चली जाती है। साइंस फेयर का दिन, माइक एबी को स्कूल ड्रॉप करता है और कहता है मुझे थोड़ा काम है, लेकिन मैं जल्दी वापस आऊँगा। दूसरी तरफ वनेसा अकेले ही ओल्ड पिज़्ज़ारिया वापस जाती है अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए। वहाँ जाकर वो देखती है म्यूजिक बॉक्स टूट चुका है और इसका मतलब है चार्लेट अब फ्री है। वनेसा चार्लेट को कॉल करती है और इस बार चार्लेट फ़ोन उठाती है। वनेसा कहती है तुम दूसरों को हर्ट करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो बताती है कि उसने एक पेरीमीटर लॉक बना दिया है जिससे कोई भी एनिमेट्रॉनिक वहाँ से बाहर नहीं जा सकता, इंक्लूडिंग चार्लेट। लेकिन चार्लेट काम वॉइस में कहती है मेरे पास अब कोई और है जो मेरी हेल्प करेगा, और वॉर्न करती है अगर तुम खुद को बचाना चाहती हो तो मेरे रास्ते से दूर रहो। अचानक पीछे से एक पोजेस्ड लीसा वनेसा पर अटैक करती है और सीन एकदम इंटेंस हो जाता है। इधर एबी साइंस फेयर में एक्साइटेड होती है, लेकिन तभी मिस्टर बर्ड आता है और उसे इंसल्ट करता है कि वो यहाँ नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि वो एम्बैरेसमेंट है। एबी कहती है मैंने एक मिनी रोबोट बनाया है, लेकिन बर्ड उसे लेकर जानबूझकर तोड़ देता है और कहता है कि एक्सीडेंट हो गया। एबी का दिल टूट जाता है। वो रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। वो सीधा पिज़्ज़ारिया पहुँचती है और चिका को हक करती है, अपनी सारी फीलिंग शेयर करती है। चिका उसे कहती है मैं तुम्हारा साइंस प्रोजेक्ट बनूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी यहाँ से निकलने में। चिका बताती है कि एक सीक्रेट कोड है जो उन्हें डाइनर से बाहर जाने से रोक रहा है और एबी को सिर्फ वो कोड एंटर करना है। एबी बिना डाउट के मान जाती है। दूसरी तरफ वनेसा चार्लेट के कंट्रोल में होती है। चार्लेट उससे कोड पूछती है। वनेसा पहले मना करती है, लेकिन फिर चार्लेट थ्रेट करती है मैं एबी को मार दूंगी। मजबूर होकर वनेसा कोड बता देती है और एबी वो कोड एंटर कर देती है, और इस एक डिसीजन के साथ सब एनिमेट्रॉनिक्स फ्री हो जाते हैं। चिका एबी को लेकर टैक्सी में बैठती है और साइंस फेयर की तरफ निकल पड़ती है जैसे कि कोई बड़ा प्लान चल रहा हो।
इधर माइक चार्लेट के फादर हेनरी से मिलता है। हेनरी कहता है, मैं सालों से अपनी बेटी के मर्डर केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार डेड एंड मिलता है। वो कहता है कि अथॉरिटीज़ ने इसे एक्सीडेंट बना दिया, लेकिन वो जानता है कि ये एक मर्डर था और इसी ने बाकी बच्चों की जान भी ले ली। तभी माइक की नज़र एक फेमिलियर ड्राइंग पर पड़ती है, रिवर राइट, वही ड्राइंग जो एबी ने बनाई थी। वो हेनरी से पूछता है और हेनरी कहता है, ओरिजिनल पिज़्ज़रिया में ये राइट थी और ये चार्लेट की फेवरेट थी। और यहाँ से पजल के पीसेस धीरे धीरे कनेक्ट होने लगते हैं। लेकिन जो सच सामने आने वाला है वो सिर्फ डार्क नहीं बल्कि नाइटमेयर से भी ज्यादा डेंजरस है। माइक को जैसे ही एबी की ड्राइंग और हेनरी की बात कनेक्ट होती है, वो तुरंत उसके स्कूल कॉल करता है, लेकिन पता चलता है एबी ऑलरेडी स्कूल से जा चुकी है। माइक का दिल एकदम से डूब जाता है। उसे समझ आ जाता है कि एबी सीधा पिज़्ज़रिया ही गई होगी। वो तुरंत निकलने लगता है, लेकिन उसी वक्त हेनरी उसे एक पुराना म्यूजिक बॉक्स देता है और कहता है, ये शार्लेट की फेवरेट चीज थी, शायद ये तुम्हारी हेल्प करे। माइक पिज़्ज़रिया पहुंचता है, लेकिन मेन डोर लॉक्ड होता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए बेसमेंट के थ्रू अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर वो देखता है पुराने ब्रोकन एनिमेट्रॉनिक्स एक जगह चुपचाप बैठे हुए हैं, जैसे कि कोई डेड आर्मी हो। वो उनके पास से गुजरता है, बिना ये नोटिस किए कि पास ही लीसा की डेड बॉडी पड़ी होती है। दूसरी तरफ साइंस फेयर में मिस्टर बर्ड को कुछ अनयूजुअल लगता है। वो चेक करने जाता है और देखता है एबी चीका के साथ खड़ी होती है। एबी प्राउडली कहती है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। बर्ड गुस्से में आ जाता है। वो अक्यूज करता है कि एबी झूठ बोल रही है और किसी इंसान को रोबोट बनाकर प्रेजेंट कर रही है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। चीका धीरे से कहती है, मैं उससे बात करती हूँ, देखते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बर्ड रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है सब बच्चों को वहां से निकालने के लिए, लेकिन अचानक उसे फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो डार्क कॉरिडोर्स में इधर उधर देखने लगता है। एक दरवाजे के पीछे से अजीब आवाज आती है। वो धीरे से उसे सुनने की कोशिश करता है। तभी ग्लास टूटने की आवाज आती है और चीका अचानक सामने आकर उसे अंदर खींच लेती है। बर्ड डर के मारे भागता है, लेकिन चीका उसका पीछा करती है और कहती है, तुम्हें एबी के साथ बेटर बिहेव करना चाहिए था। फिर वो उसे पकड़ लेती है और कहती है, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या है, और उसका सर जोर से स्मैश कर देती है। इधर माइक पिज़्ज़रिया के अंदर एबी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक लॉकर से जोर जोर की नॉकिंग सुनाई देती है। वो लॉकर खोलता है और अंदर वनेसा होती है। वनेसा जल्दी जल्दी बताती है, एबी प्रोटोटाइप्स के साथ चली गई है और शार्लेट उन्हें कंट्रोल कर रही है। एबी डेंजर में है, हमें उसे बचाना होगा। वो एक्सप्लेन करती है, शार्लेट मैरियनेट को कंट्रोल करती है और उसके थ्रू सब एनिमेट्रॉनिक्स को। उसकी सोल कंट्रोल रूम में फंसी हुई थी और म्यूजिक बॉक्स उसे लॉक करके रखता था, लेकिन लीसा ने उसे तोड़ दिया और अब वो फ्री है। माइक और वनेसा बेसमेंट के थ्रू कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में माइक गलती से पानी में गिर जाता है। एक एनिमेट्रॉनिक उसका पीछा करता है, लेकिन वो मुश्किल से बचकर निकल जाता है। कंट्रोल रूम में पहुंचकर वनेसा सिस्टम ट्रैक करने की कोशिश करती है। वो कहती है, मैरियनेट को एक बॉडी चाहिए ऑपरेट करने के लिए और उसका नेक्स्ट टारगेट एबी है। प्रॉब्लम ये है, 4 एनिमेट्रॉनिक्स एक्टिव है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एबी किसके साथ है। वनेसा प्लान बताती है, अगर हम पेरीमीटर सिस्टम वापस एक्टिवेट कर दें तो हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। माइक कहता है, मैं सिस्टम रीस्टार्ट करता हूँ, तुम एबी को ढूंढो। इधर एबी चीका की हेल्प से कंपटीशन जीत जाती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। उधर माइक सिस्टम एक्टिवेट करता है और चीका टेम्परेरीली शट डाउन हो जाती है, लेकिन अचानक चीका सिस्टम ओवरराइड कर देती है और बाकी सब प्रोटोटाइप्स को भी एक्टिवेट कर देती है। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। माइक एक एनिमेट्रॉनिक का लोकेशन ट्रैक करता है और वेनेसा को बताता है। एक आदमी अपने गैराज में काम कर रहा होता है। तभी एक प्रोटोटाइप वहां पहुंच जाता है। एक छोटी सी लड़की के घर में दूसरा प्रोटोटाइप आ जाता है। वनेसा कार ड्राइव कर रही होती है। तभी एक एनिमेट्रॉनिक उस पर अटैक करता है। वो कंट्रोल लूज करती है और कार क्रैश हो जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह बचकर निकल जाती है। गैराज वाले आदमी के घर पर एनिमेट्रॉनिक्स उस पर और उसकी वाइफ पर अटैक कर देते हैं। वनेसा दोबारा वहां पहुंचती है और अपनी कार सीधा उन रोबोट्स पर चढ़ा देती है। दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो कपल से कहती है, अंदर लॉक हो जाओ, सेफ रहो। इधर माइक कंट्रोल रूम में काम कर रहा होता है। तभी एक एनिमेट्रॉनिक उसके पास आ जाता है। माइक क्विकली एक टेडी फेस उठाता है और अपने फेस पर लगा लेता है और ये ट्रिक काम कर जाती है। रोबोट उसे थ्रेट नहीं समझता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एक एनिमेट्रॉनिक छोटी लड़की से कहता है, अपनी मम्मा से परमिशन लो, फिर हम और खेल सकते हैं, जैसे कि वो उसे ट्रैप कर रहा हो। माइक पर एक और रोबोट अटैक करता है। इस बार माइक फाइट बैक करता है और उसका नेक तोड़कर उसे शट डाउन कर देता है, लेकिन एक के बाद एक और भी एनिमेट्रॉनिक्स वहां अपीयर होने लगते हैं। माइक कंप्लीटली सराउंडेड हो जाता है। इधर एक एनिमेट्रॉनिक नाइफ लेकर एक औरत पर अटैक करता है। उसकी बेटी बीच में आती है और कहती है, ये हमारे फ्रेंड है। और इस मोमेंट पर सब कुछ और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स बच्चों के लिए फ्रेंड्स हैं, लेकिन असल में वो एक नाइटमेयर बन चुके हैं।
माइक अपनी पूरी कोशिश करता है सर्वाइव करने की, लेकिन उसके पास जो भी ट्रिक्स थी वो अब काम करना बंद कर चुकी हैं और अब गेम कम्प्लीटली शार्लेट के कंट्रोल में चला गया है। जैसे ही एनिमेट्रॉनिक्स माइक पर अटैक करने वाले होते हैं, अचानक पेरीमीटर सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और एक ही सेकंड में सब एनिमेट्रॉनिक्स शट डाउन हो जाते हैं। माइक चैन की सांस लेता है और तुरंत वनेसा को कॉल करता है। सब डीएक्टिवेट हो गए हैं, लेकिन फिर उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है। एक एनिमेट्रॉनिक अभी भी एक्टिव है और वो माइक के घर पर है। वनेसा तुरंत समझ जाती है, ये मैरियोनेट है, हमें अभी के अभी वहां पहुंचना होगा। इधर चीका एबी को सुला देती है जैसे कि सब नॉर्मल हो, लेकिन अचानक चीका ग्लिच करने लगती है। उसका सिस्टम मैल फंक्शन होने लगता है और फिर उसके अंदर से मैरियोनेट बाहर निकलता है और सीधा एबी पर अटैक करता है। मैरियोनेट फिर से सब एनिमेट्रॉनिक्स को रीएक्टिवेट कर देता है। अब सिचुएशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो चुकी होती है। वनेसा कहती है, हम सबसे फाइट नहीं कर सकते। तभी माइक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सीधा फ्रेडीज जाता है और ओरिजिनल एनिमेट्रॉनिक्स के सामने खड़ा होकर कहता है, अगर तुमने कभी एबी से सच में केयर किया है तो आज उसकी जान बचाने के लिए वापस आओ। दूसरी तरफ वनेसा ड्राइव कर रही होती है, लेकिन उसकी कार बीच रास्ते में खराब हो जाती है। वो होपलेस हो जाती है। तभी जेरेमाया वहां आ जाता है। वो तुरंत उसकी कार में बैठती है और कहती है, माइक के घर चलो अभी। दोनों घर पहुंचते हैं। वनेसा तुरंत अंदर भागती है, लेकिन घर बिल्कुल खाली होता है। अचानक पास टॉकर से स्टैटिक नॉइज आती है, एक अजीब सी आवाज, और फिर पीछे से एबी सामने आती है। लेकिन वो एबी नहीं होती, वो पजेस्ड होती है। वनेसा डर के मारे भागती है, छुपने की कोशिश करती है, लेकिन एबी उसका पीछा करती रहती है जैसे कि कोई कंट्रोल कर रहा हो। वनेसा एस्केप करने की कोशिश करती है, लेकिन एबी उसे गिरा देती है और उसे मारने वाली होती है। तभी माइक वहां आ जाता है और तुरंत म्यूजिक बॉक्स प्ले करता है। म्यूजिक की आवाज सुनते ही मैरियोनेट का कंट्रोल कमजोर होने लगता है और धीरे धीरे वो एबी की बॉडी से बाहर निकल जाता है। तीनों एक साथ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनिमेट्रॉनिक्स ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया होता है। और तभी एक शॉकिंग एंट्री होती है। माइकल वहां आ जाता है। वो वनेसा को देखकर कहता है, हेलो सिस्टर। माइक शॉक हो जाता है। माइकल रिवील करता है, ये सब मैंने किया है और अब मैं अपने फादर का लेगेसी कंटिन्यू करूंगा। वो वनेसा से कहता है, तुम्हें भी मेरे साथ ज्वाइन करना होगा, ये तुम्हारी डेस्टिनी है। लेकिन वनेसा सीधा मना कर देती है, मैं वो लाइफ कब का छोड़ चुकी हूँ। माइकल ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, और एनिमेट्रॉनिक्स को ऑर्डर देता है, इन्हें खत्म करो। एनिमेट्रॉनिक्स धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। डेथ बिल्कुल सामने होती है, लेकिन उसी वक्त ओरिजिनल एनिमेट्रॉनिक्स वहां आ जाते हैं और एक एक करके वो प्रोटोटाइप्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। एक इंटेंस बैटल स्टार्ट होती है, ओरिजिनल वर्सेस करप्टेड मशीन्स। एक एक करके सारे फेक एनिमेट्रॉनिक्स खत्म हो जाते हैं। आखिरी में चीका आती है अटैक करने, लेकिन ओरिजिनल चीका उसे भी तोड़ देती है। माइकल भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेरेमाया उसे नॉकआउट कर देता है। जैसे ही चीका डिस्ट्रॉय होती है, बाकी सब प्रोटोटाइप्स भी शट डाउन हो जाते हैं। एबी टूट जाती है, वो रोती है। तभी एक सोल उसके सामने आता है और कहता है, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं, तुम्हें भी करना होगा। फिर वो एक वार्निंग देता है, जो आने वाला है उसे मैं भी नहीं रोक सकता। माइक कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन वो सोल गायब हो जाता है। माइक एबी का हाथ पकड़ता है और कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। वनेसा भी उनके पीछे आती है, लेकिन माइक उसे रोक देता है। वो कहता है, तुम हमेशा झूठ बोलती रही हो और मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी लाइफ का हिस्सा बनो। वनेसा चुपचाप खड़ी रहती है और देखती है जैसे माइक और एबी वहां से चले जाते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक पीछे से मैरियोनेट आता है और वनेसा को पजेस कर लेता है। पोस्ट क्रेडिट सीन। 2 आदमी पिज्जरिया में घुस आते हैं। उनका प्लान सिंपल होता है, यहाँ की ओरिजिनल चीजें ईबे पर बेचकर पैसा कमाएंगे। तभी उनका एक दोस्त कॉल करता है और कहता है, मैंने कुछ मिल गया है, ओरिजिनल एनिमेट्रॉनिक फॉक्सी। वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, उस पर प्लास्टिक कवर डालते हैं, लेकिन अचानक वो खुद से एक्टिवेट हो जाता है और ये सिग्नल है कि ये हॉरर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी शुरू हुआ है। अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 एक ऐसी फिल्म है जो ऑडियंस को डिवाइड कर देती है। कुछ लोग इसे लव करते हैं और कुछ बिल्कुल रिजेक्ट। 1 साल बाद की स्टोरी जहां माइक और एबी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही एबी फिर से फ्रेडी और उसके एनिमेट्रॉनिक फ्रेंड से कनेक्ट करती है, वहां से फिल्म एक डार्क केओटिक डायरेक्शन ले लेती है। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है,
हॉन्टेड पास्ट, रिवेंजफुल सोल्स और हिडन सीक्रेट्स, लेकिन एग्जीक्यूशन वही जगह है जहां फिल्म स्ट्रगल करती है। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को काफ़ी हार्शली जज किया। सिर्फ 16% रॉटन टमेटोज क्लियरली दिखाता है कि स्टोरी टेलिंग और राइटिंग उनको बिल्कुल इम्प्रेस नहीं कर सकी। बहुत से रिव्यूज़ का कहना है कि फिल्म का प्लॉट मेसी है, कैरेक्टर्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते और स्टोरी ज़्यादातर कोइंसिडेंसेस पर डिपेंड करती है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग हॉरर फिल्म के लिए जो डेप्थ चाहिए होती है वो मिसिंग फील होती है। IMDb पर 5.1/10 का स्कोर भी एक मिक्स्ड रिएक्शन शो करता है, ना कम्प्लीटली फ्लॉप ना इम्प्रेसिव। कॉमन सेंस मीडिया का 1/5 रेटिंग तो और भी क्लियर सिग्नल है कि जनरल स्टोरी टेलिंग वीक है, स्पेशली अगर आप फ्रेंचाइज फैन नहीं हो। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। ऑडियंस साइट बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी बताती है। गूगल यूजर्स का 82% लाइक रेट और रॉटन टोमेटोज का स्ट्रॉन्ग ऑडियंस स्कोर ये प्रूव करता है कि फैंस के लिए ये फिल्म एक ट्रीट है। क्यों? क्योंकि फिल्म फुल है फैन सर्विस से, रेफरेंसेस, एनिमेट्रॉनिक्स, लॉर एक्सपेंशन, सब कुछ जो एक हार्डकोर फैन देखना चाहता है। विजुअल्स और एनिमेट्रॉनिक्स, स्पेशली मैरियोनेट, फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। स्क्रीन पर जब भी ये कैरेक्टर्स आते हैं, फिल्म सडनली अलाइव फील होती है। एटमॉस्फेयर भी पहली फिल्म से ज़्यादा डार्क और इंटेंस है। लेकिन बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये फिल्म अपनी स्टोरी कंप्लीट नहीं करती, बल्कि ज़्यादातर फोकस पार्ट 3 सेटअप पर लगता है। एंड ऐसा लगता है जैसे मूवी खत्म नहीं हुई, बस पॉज हो गई हो। ये फिल्म एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फैन वर्सेस जनरल ऑडियंस डिवाइड का। अगर आप FNAF फैन हो, ये मूवी आपको पसंद आएगी, शायद बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग हॉरर स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। माई रेटिंग बैलेंस्ड व्यू, फैंस के लिए 7/10, जनरल ऑडियंस के लिए 4.5/10, ओवरऑल 5.5/10। ये फिल्म स्कैरी कम और सेटअप ज़्यादा लगती है। और अब सबकी नज़रें सिर्फ एक चीज़ पर हैं, पार्ट 3, जो शायद फाइनली इस स्टोरी को जस्टिस दे। तो ये थी कहानी 5 नाइट्स एट फ्रेडीज 2 की, जहां हर राज के पीछे एक और भी ज्यादा डेंजरस सच छुपा हुआ है। और सबसे स्कैरी बात, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब रूहें बदला लेने उठती हैं तो वो रुकती नहीं जब तक सब कुछ खत्म ना कर दें। अगर आपको ये पावरफुल रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मिस ना करें ऐसी ही डार्क, इमोशनल और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज। और याद रखो, कुछ डोर्स कभी खोलने नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह से वापस आना पॉसिबल नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।